हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड, ये सजेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो पे रिएक्शन देने का सजेशन आया है द ग्रेट हिंदुत्व की तरफ से फ्रेंड्स। और उनका बहुत बहुत आग्रह था कि हम इस पे रिएक्शन दें फ्रेंड्स। और जिस पे हम रिएक्शन देंगे उस वीडियो का फ्रेंड टाइटल है हिंदू एक दिन भी नहीं रहे मुगलों के गुलाम, राजपूतों का इतिहास छुपाया नहीं मिटाया गया है। और डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू, उनका ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो। इस वीडियो के बारे में मेरे को दूर दूर तक कुछ नहीं पता है, लेकिन ये जो है ये एक जो लाइन है, राजपूतों का इतिहास छुपाया नहीं मिटाया गया है, तो इस बात से हम भी परिचित हैं फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो हम एटलीस्ट 2 पार्ट में तो बनाना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि 46 मिनट्स का ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो। उससे पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फ्रेंड्स। ओरिजिनल वीडियो को देखो और कमेंट्स करो, सॉरी सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियो देखो, सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक जरूर करो फ्रेंड। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। स्टार्ट। सामने सब हिंदू राजा समर्पण कर चुके थे और मान सिंह जी आए और उनको समझाने की चेष्टा की कि आप समर्पण कर दें, मैं आपकी दोस्ती करा दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, बेटी नहीं दूंगा, इसको चौथ नहीं दूंगा और इसकी चाकरी नहीं करूंगा, मरता मर जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा एक इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण था जो साका जौहर है। वो पूरा चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो आपके रक्त के आंसू आएंगे। मैंने उस चैप्टर को अपनी आत्मा मैंने उसमें निचोड़ी है। उस चैप्टर के अंदर 4 पीढ़ियां राजपूतों की खत्म हो गई इनसे लड़ते लड़ते। एक घर में बच्चा पैदा हो रहा था राजपूतनी के, उसके पति का 12वां हो रहा होता। और ये एक नहीं, हजारों घरों की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। महाराणा राज सिंह जी के बाद लगभग 1000 वर्षों तक, 1 सहस्त्र वर्षों तक ये एक परिवार मुसलमानों से सीधी टक्कर लेता है। प्रताप के ही कैटेगरी के राजा, लेकिन नाम विलुप्त हो गया हमारे इतिहास से। उनके बेटे करण सिंह, जगत सिंह और अंत में राज सिंह, जिन्होंने औरंगजेब तक को, ऐसा कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा है कि औरंगजेब तक को जिन्होंने गिरफ्तार किया था। क्योंकि हमारा हिंदू बुद्धिजीवी, हमारी लीडरशिप, हमारे इतिहासकार, हमारे तथाकथित इंटेलिजेंसिया, मैं क्या कहूँ अब, या तो बिके हुए थे या सो रहे थे या इनमें आईक्यू ही नहीं थी कोई इतनी कि इतनी सरल सी चीज को ये लोग समाज के सामने ला सके कि भाई अगर हम 1000 वर्षों तक गुलाम रहे तो आज 100 करोड़ हिंदू कैसे हैं। पहला इस्लामी अटैक भारत पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम करता है। ठीक है, वो ताहिर को मार डालता है, उनके भाई को मार डालता है, उनकी बच्चियों को कैद करके वो अपने खलीफा के पास ले जाता है। 500 वर्षों तक अरबों को भारत में पैर नहीं जमने दिया, सिंध से आगे हमने नहीं आने दिया। इस पर कोई शोध नहीं हुआ। डॉक्टर राम गोपाल मिश्रा ने अपनी पुस्तक लिखी है। तुम्हारी हिस्ट्री से लेकर ही मैं बता देता हूं कि हिंदू राजाओं ने कितनी रेजिस्टेंस की थी। और इस्लामी हिस्टोरियंस ने मेवाड़ की हिस्ट्री को बिल्कुल पोंछ डाला है, क्योंकि मेवाड़ में इनके जूते बहुत पड़े थे। सहस्त्र वर्षों की गुलामी का हिंदुओं का ये झूठ है। एक दिन के लिए भी हिंदू गुलाम नहीं रहे। एक दिन के लिए भी अगर हिंदू दास हो जाते इनके, तो फिर हमारा अस्तित्व मिट जाता। ये हमें पूर्ण तरह से समाप्त कर डालते। 3 बिल्डिंग्स बनी हैं पूरे इस्लामी शासन में। 3 बिल्डिंग्स बनी है, लाल किला जो भी कहते हैं कि शायद अनंगपाल ने बनाया था, ताजमहल और कुतुब मीनार, जिनके बारे में बहुत सारे प्रमाण हैं कि ये कुछ और थे। लेकिन चलिए हम 3 बिल्डिंग इनको ग्रांट कर देते हैं। अकेले महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के अंदर 32 दुर्ग बनवाए थे, जिनमें से एक है कुंभलगढ़, जो कि चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार है विश्व की। तो दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ इस देश के मक्कार, झूठे, बेईमान, बिके हुए इतिहासकारों ने गढ़ा और हमारे गले, बच्चों के गलों में ठूसा गया। वो 300 साल तो कोई मायने नहीं रखता इस देश के इतिहासकारों के लिए। इनके लिए वो 150 साल का जो मुगल काल है
वो है गोल्डन पीरियड। लेकिन हिंदुओं का जो लॉस है वो फाइनल है। अगर एक बार किसी राजा की हार हो गई, बस खेल खत्म हो गया उसका, उसका तो वंश मिट गया। इस दृष्टि से मेवाड़ के महाराणा फिर विलक्षण बन के आते हैं कि कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी बार चित्तौड़ हाथ से गया, कितनी बार उसको पुनः अर्जित किया। क्या इन लोगों का संकल्प था, क्या इन लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, और क्या मूल्य ये लोग चुकाने को तैयार थे अपनी स्वतंत्रता के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज हमारे साथ डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी हैं, जो कि पेशे से तो यूँ तो डॉक्टर हैं, लेकिन अन्य कार्यों में भी इनकी व्यस्तता रही है, जिसमें से एक प्रमुख है जिसके कारण मैं इनके साथ मतलब इनके निकट आया, वो है निमित्त एकम, एक संस्था है जो पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत में नागरिकता दिलवाने का काम करती है, जो रिलीजियस तौर पे या सामाजिक तौर पे उधर से प्रताड़ित होते हैं और यहाँ पे शरण खोजने आते हैं। उसके साथ ही पिछले 2 सालों से डॉक्टर ओमेंद्र ने लगातार भारतीय इतिहास पे और ख़ास करके राणाओं के इतिहास पे जो वो एरिया है मेवाड़ का, उस पर काफ़ी गहन शोध किया है। और एक डॉक्टर का इतिहास में जाना और इतिहास के ऐसे तथ्य लाना, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जो महीने भर में प्रकाशित हो जाएगी। इसमें मेरी रुचि जगी कि आखिर एक डॉक्टर एक तो इतिहासकार क्यों बनता है या इतिहास में क्यों जाता है, उसमें भी उस इलाके के इतिहास में क्यों जाता है, जिसके बारे में मोर और लेस कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन फिर हम चर्चा करेंगे कि असली कारण क्या रहा है, क्या वाकई हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो महाराणा प्रताप के बारे में बोला जाता है, जो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बोला जाता है, जो अकबर के बारे में बोला जाता है, मुगलों के बारे में बोला जाता है। तो इन सारी चीज़ों में सच्चाई कितनी है, फैब्रिकेशन कितना है, इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। डॉक्टर रत्नू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न सर ये है कि एक बहुत ही जेनरिक सा टर्म बोला जाता है कि इतिहास को जो है डिस्टॉर्ट किया गया है, डिस्टॉर्शन इन हिस्ट्री, जब हम लोग भी बात करते हैं, और ख़ास करके हिंदूवादी लोग जो हैं वो खास करके इन बातों पे। और नरेंद्र मोदी को काफ़ी बार कोर्स किया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, बहुत सारी बातें, हमारी यूजीसी का सिलेबस भी चेंज हुआ है इतिहास का। तो इस पे बताइए कि ये स्टेटमेंट कहाँ तक सही है कि हमारा हिस्ट्री जो है वो डिस्टॉर्टेड है। जी, मेरी जो जानकारी है भारतीय इतिहास के बारे में वो मेवाड़ के महाराणाओं तक सीमित है, जो मैंने गहन अध्ययन किया है। शोध इसको मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि ठीक है, मैं अवश्य वहाँ पर गया, मैंने फिजिकल प्रमाण भी एकत्रित किए कि ये युद्ध हुए थे। मैं उन लोगों से, उनकी पीढ़ियों से जो लोग थे उनसे मिला, और वो घोड़े की टाप तक मैं देख कर आया जो प्रताप जिन रस्तों पे चलते थे, और वो एक तथ्य है जो हमारी आंखों के सामने है। किंतु मैं ये नहीं कह सकता कि काकतीय आंध्र के हैं या गौड़ा जो हैं आपके कर्नाटक के हैं, या अहोम आसाम के, या कलिंग में मेरी कोई अथॉरिटी है। तो मैं इतिहास का एक छात्र हूँ, एक अन्वेषक हूँ, और मैं एक 2 साल के अध्ययन के बाद ये बिल्कुल एक रीजनेबल सा स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि इतिहास को हमारे तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है, हमारे इतिहास को पूर्णतः निस्तनाबूद, पूरी तरह बर्बाद, पूरी तरह नष्ट किया गया है। मेरी रुचि इस विषय में कैसे जगी? मैं श्री संजय दीक्षित जी के एक ट्वीट पढ़ता हूँ आज से 2 वर्ष पूर्व कि दिवेर का युद्ध जो था वो असली युद्ध था महाराणा प्रताप का। अब मैं राजस्थान में पला बड़ा, मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे दिवेर का नाम तक नहीं पता था, और मैं अपने आप को सो कॉल्ड अवेकन्ड हिंदू मानता हूँ। फिर जब मैंने जाकर उस जगह का निरीक्षण किया, दिवेर में गया, वहाँ के लोगों से मिला, वहाँ साक्ष्य देखे मैंने जब युद्ध के, तो मैंने कहा इतना प्रताप तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी छाप हिंदू जनमानस में आपको यहाँ से लेकर अटलांटा तक और यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सब जगह मिलेगी। यानी मैं तो जब इस पुस्तक की पूरी इस प्रोसीजर में जब मैं लिखता गया तो मुझे पता चला कि वियतनाम के युद्ध के समय प्रताप उनके प्रेरणा स्रोत थे। यद्यपि मुझे उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, लेकिन किंवदंती ही सही, लेकिन ये एक बहुत प्रचलित किंवदंती थी कि उन लोगों को प्रताप के बारे में पता था। तो प्रताप जितने महिमाशाली और प्रकट व्यक्तित्व का सबसे महिमाशाली युद्ध पोंछ दिया जाता है, तो बाकी के महाराणाओं के साथ क्या हुआ ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाकी महाराणाओं का तो हम नाम भी नहीं नाम भी नहीं जानते हैं। तो जैसे मैं बिहार की बात अगर करूं, मेरी जो एजुकेशन हुई है, तो
हम लोग महाराणा प्रताप एक जानते हैं, एक राणा सांगा जानते हैं, उनके बियॉन्ड उनमें भी नाम जानते हैं। और ये बताया जाता है घास की रोटियां खाई थी, जो कुछ प्रचलित बातें हैं। फिर पृथ्वीराज चौहान हो जाएंगे। 4-5 राजाओं के नाम जानते हैं। उसके अलावा मतलब और कौन है, मतलब कितने राणा हुए या क्या है? राणा का मतलब क्या होता है? जैसे विलक्षण बात है। राणा शब्द जो है ये दरअसल इस वंश का आरंभ होता है भगवान राम के बड़े बेटे लव से। अच्छा। ये गुहिलोत वंश जो था ये उनके वंशज है। और सबसे पहले जो इनमें जो रावल हुए वो हुए बापा रावल। वो हुए 8वीं शताब्दी में। 715 से 740 तक उनका शासन रहा। ये बिन कासिम के टाइम का, कासिम के समय कुछ इतिहासकार कहते हैं, टॉड कहते हैं कि उनके कासिम से युद्ध हुआ। लेकिन सिवाय टॉड के और कोई नहीं कहता है कि युद्ध हुआ। लेकिन अरबों के साथ उनका युद्ध हुआ, बैटल ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर की उन्होंने एक पूरी कॉन्फेडरेशन बनाया, नागभट्ट, पुलकेशी राजा और बापा रावल, और अपने से 4 गुनी सेना को उन्होंने पराजित करके परमानेंटली ईरान तक छोड़कर आए थे। अच्छा। तो बापा रावल से ये कहानी शुरू होती है। जी जी। उसके बाद उनके पूरी की लाइन है पूरी। अच्छा, ये उनके भगवान राम के बड़े बेटे लव के वंशज हैं। अच्छा। सूर्यवंशी कहलाते हैं। और अच्छा, ये रावल का सिलसिला चलता है महारावल रतन सिंह जी तक, जो महारानी पद्मिनी के पति थे। अच्छा। पद्मिनी का जब जौहर होता है और रावल रतन सिंह जी की हत्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद उनके बेटे थे करण सिंह, और उनकी वंशों में फिर भुवन सिंह, अरी सिंह, राहप, माहप। तो राहप जो छोटे बच्चे थे इनके, वो सिसोद नाम के गांव में जाके रहे, तो वहाँ से सिसोदिया नाम इनका पड़ा। और सिसोदिया वंश के जो राजा जो बने, वो भगवान एकलिंग जी को, महादेव को अपना पालक मानते हैं मेवाड़ का, और ये स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। तो ये राणा शब्द वहां से आता है कि ये भगवान शिव के, अच्छा, दे आर जस्ट द केयर टेकर्स। तो इसीलिए उसके बाद में महाराणा चला। उसके बाद महाराणा राज सिंह जी तक ये सिलसिला चलता है, जिसमें कि मुगलों से, मुसलमानों से इन्होंने खुली टक्कर ली। महाराणा राज सिंह जी के बाद लगभग 1000 वर्षों तक, 1 सहस्त्र वर्षों तक ये एक परिवार मुसलमानों से सीधी टक्कर लेता है। एक भी राजा इसमें बीच में ऐसा नहीं आता जो गैप दे दे कि वो ना ले, वो भोग विलास में चला जाए। एक भी राजा नहीं है। द चेन स्टार्ट्स फ्रॉम बापा रावल। उनके बाद नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उन प्रमुख के बात बताता हूँ जिन्होंने की, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास में है और जिनकी कहानी मैंने अपनी पुस्तक में लिखी है। खुमाण 3 हुए थे, तो खुमाण 1, खुमाण 2, खुमाण 3। खुमाण 2 जो द्वितीय थे वो बहुत प्रतापी राजा थे। उसके बाद शक्ति कुमार, फिर महाराणा रावल जैत्र सिंह जी के बाद में रतन सिंह जी के बाद में अरी सिंह, भुवन सिंह, उनके बेटे अजय सिंह के बेटे महाराणा हमीर सिंह। प्रताप के श्रेणी के अगर कोई महाराणा हुए हैं तो वो थे महाराणा हमीर सिंह। अच्छा। और उन्होंने, मैं बताऊंगा उनकी कहानी आपको। उसके बाद उनके बेटे क्षेत्र सिंह के बाद लक्ष्य सिंह के बाद में मोकल के बेटे कुंभा के बेटे रायमल के बेटे सांगा के बेटे उदय सिंह जी थोड़े से ढीले राजा थे। उसके बाद में क्योंकि उनकी परिस्थितियां इतनी, सांगा की हत्या हुई थी, बाबर ने उनकी हत्या की थी, तो उसके बाद में मेवाड़ एक गृह युद्ध में चला गया था। तो उदय सिंह जी का जीवन बहुत टर्बुलेंट रहा, बहुत विवादास्पद रहा। प्रताप उसके बाद होते हैं। प्रताप के बेटे अमर सिंह जी, प्रताप के ही कैटेगरी के राजा, लेकिन नाम विलुप्त हो गया हमारे इतिहास से। उनके बेटे करण सिंह, जगत सिंह और अंत में राज सिंह, जिन्होंने औरंगजेब तक को, ऐसा कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा है कि औरंगजेब तक को जिन्होंने गिरफ्तार किया था। तो ये इस यशस्वी लाइन है जिसमें एक जो इनमें से, जो मैंने 10 नाम आपको मुख्य तौर पर जो 10 बताए, बापा रावल से लेकर के राज सिंह जी तक, इन प्रत्येक महाराणा पर एक पुस्तक लिखी जा सकती है। और किसी ने लिखने की जरूरत नहीं समझी, लिखा गया है, लेकिन वो एक ऐसे उसको पूरी तरह से उसको दबा दिया गया। जैसे कर्नल जेम्स टॉड ने, तो मैंने जो पुस्तक लिख रहा हूँ, जेम्स टॉड जो राजाश्रय प्राप्त इतिहास है मेवाड़ घराने का, वो लिखा है श्यामल दास जी। उन्होंने वीर विनोद नाम की पुस्तक लिखी है। तो वीर विनोद और जेम्स टॉड मेरी इस पुस्तक का मुख्य आधार है। तो मैं एक तरह से रीपैकेज करके इसको रीटेल ही कर रहा हूँ स्टोरी, लेकिन इन एज अ स्टोरी इन अ मोर कंसाइज फॉर्म, एंड थोड़े से उसकी प्रतिपादन आधुनिक समय के हिसाब से
मैं कई झूठ जो हमारे इतिहास में हमें प्रवाहित किए गए हैं उन झूठ को चैलेंज करता हूं इस पुस्तक के माध्यम से, ऑन प्रिमाइज्ड ऑन द स्टोरी ऑफ दीज राणास। तो झूठ पे तो हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्न में। पहला प्रश्न तो यही है कि महाराणा प्रताप ही क्यों, मतलब हम बप्पा रावल से आप शुरू करते, उनमें रुचि कहाँ से आती है आपकी? उनके बारे में तो फिर भी थोड़ा बहुत तो पढ़ाया गया है इतिहास में। बापा के बारे में क्या रुचि है? नहीं, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, उनमें रुचि क्यों रही? प्रताप को जब मैंने पढ़ा, नहीं पहले आपको लगता है कि वो थोड़ा उतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट उनको नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए थी? डेफिनेटली यानी जैसे आपने खुद ने बोला था ना कि वो अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो कूक पड़ो राणा रो सोयो दुख जागड़ो, हूं लड़ो घणो हूं सयो घणो। तो ये सब फिर वो चेतक वाला है, उतने पे ये पोएट्री तक तो ठीक है जी, लेकिन ऐसा कभी था नहीं। मेवाड़ का महाराणा कभी भूखा नहीं मरा, और वैसे भी ये मांस खाते थे। इनको तो शिकार का बहुत शौक था, तो घास की रोटी को खिलाएंगे अपने बेटे को। तर्क निष्ठा पर बात उतरती नहीं है। हाँ, कविता की दृष्टि से, क्योंकि कवि को लेवरेज होती है, कवि अपनी कल्पना में कुछ भी लिख सकता है, लेकिन ये कोई दुखी रोटे पिटे लोग नहीं थे। ये परम वैभवशाली, परम यशस्वी लड़ाके थे, जो अपनी स्त्री, अपने देवता और अपनी स्वतंत्रता, अपने मेवाड़ के लिए एक दिन के लिए भी नहीं झुके। तो फिर इनको इस तरह से, मतलब माफ कीजिएगा मैं बार बार आपको काटता हूँ, इस तरह से क्यों पोर्ट्रे किया गया कि वो दीनहीन वनों में घूम रहे थे? एग्जैक्टली ये तो एक बहुत छोटा झूठ है। ये तो बहुत छोटा झूठ जो मुझे समझ में आया। मैं तो बड़े बड़े झूठ अभी आपको बताऊंगा कि जिन्हें कहते हैं ना सभ्यतागत झूठ, सिविलाइजेशनल लाइज, और हम उनके साथ जी रहे हैं। वो हमारी थॉट प्रोसेस को, वो हमारी थिंकिंग को, वो हमारे दैनंदिन जीवन को, हमारे आचार व्यवहार को मोल्ड कर रही है। वो जो झूठ है, कितना बड़ा धोखा हमारे साथ हिंदुओं के साथ में ये हुआ है। क्योंकि हमारा हिंदू बुद्धिजीवी, हमारी लीडरशिप, हमारे इतिहासकार, हमारे तथाकथित इंटेलिजेंसिया है, और मैंने रिएक्शन दिया है फ्रेंड। मैं क्या कहूँ अब, या तो बिके हुए थे या सो रहे थे, या इनमें आईक्यू ही नहीं थी कोई इतनी कि इतनी सरल सी चीज को ये लोग समाज के सामने ला सके कि भाई अगर हम 1000 वर्षों तक गुलाम रहे तो आज 100 करोड़ हिंदू कैसे हैं? ये तो बॉटम लाइन है मेरी पुस्तक की, कि आप ये एक चैप्टर, मैंने 2 दिन पहले ही देवर का युद्ध का एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था। तो मैं ये बोल रही थी कि ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी। तो फ्रेंड, ये खुद राजस्थान के थे, उनको भी ये चीज़ नहीं पता थी। बोले देवर का जो युद्ध था वो महाराणा प्रताप जी का सबसे बड़ा युद्ध था, तो उनको खुद को नहीं पता था फ्रेंड। ये एक तो ये बात जो मेरे दिमाग को वाकई में, मेरा दिमाग चकरा गया। एक बात ये कि मैं भी हर वीडियो में, जब भी हम महाराणा प्रताप जी के वीडियो बनाते हैं, तो वो जैसे कि इस वीडियो में बोला गया कि उनकी जो प्रचलित बातें हैं, वो घास की रोटियां खाते थे, उन्होंने जंगल में मतलब रहते थे, और काफ़ी ही दिनहीन से, जैसे इसमें बताया गया कि दिनहीन मतलब काफ़ी वो फाइनेंस तौर पे काफ़ी वैसे जंगल में अगर रहते हैं तो इस हिसाब से वो रहते थे। लेकिन इसमें बताया गया कि वो सब मिथ्या है, वो सब हमारे सामने झूठ परोसा गया है। तो वाकई में मैंने जो इतने वीडियो में बोला है वो सब झूठ है। अब वाकई में मेरा माथा चकरा गया ये मतलब सुन के फ्रेंड्स। और एक बात ये है कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड फ्रेंड। और एक बात ये है कि जिससे मैं भी एग्री करूँगी कि जो हमारे राजपूत भाई का जो इतिहास है वो हम केवल महाराणा प्रताप जी का ही सुनते हैं, और मैंने तो और किसी का इतिहास मैंने सुना नहीं है। राणा सांगा जो बोल रहे हैं वो, उनका भी मैं वीडियो के माध्यम से इतिहास जानती हूँ। जो मेरे को सजेशन आया था और मैंने रिएक्शन दिया था, तब मेरे को पता चला कि वो इतने बड़े वो वीर थे फ्रेंड्स, और उन्होंने बहुत खुली टक्कर दी थी। ये जो बाहर से लोग आए थे
उनको फ्रेंड्स, और न खुली टक्कर दी थी। करीबन करीबन राजस्थान का जो इतिहास है और इन सब का जो इतिहास है, बड़े बड़े वीर, मतलब हम सिर्फ जानते हैं महाराणा प्रताप जी को, उनके ही लेवल के बहुत से राजा हो गए फ्रेंड्स जिनको हम जानते नहीं हैं। तो ये गलती हम किसकी बोलेंगे? न तो हमारे पढ़ने में आता है फ्रेंड्स। मैं मेरा बताऊँ, मैं गुजरात से हूँ, तो न मैंने कभी ये मेरे सिलेबस में मैंने देखा है। हाँ, ये जो वीरों की गाथा है वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। महाराणा प्रताप जी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने खुली टक्कर दी थी। ये सब मुगल थे, तुर्किश थे, अफगानिस्तान से जो आए थे, उन सबको फ्रेंड्स। और तो ये इनके बारे में हम ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि मैं भी खुद जो गुजरात से हूँ उसमें मैं जूनागढ़ से हूँ फ्रेंड्स। तो हम भी किलों के बीच में ही रहते थे और हम बड़े हुए हैं फ्रेंड्स। हमारे यहाँ भी नवघण करके राजा हो गए थे। तो वो सब हम बचपन से इन वीरों की गाथा सुनते आ रहे हैं, लेकिन केवल और केवल महाराणा प्रताप जी की, और हमने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की। महाराणा प्रताप जी जो थे वो कोई 1500 की एंडिंग में हुए हैं, रॉन्ग हूँ तो मैं फ्रेंड सॉरी। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो 1600 में हो गए फ्रेंड्स। तो इनकी हम सुनते हैं, उससे आगे का इतिहास वाकई में डिलीट है, वाकई में हम लोग नहीं जानते हैं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे फ्रेंड्स। और एक बात है, जो राजपूत भाइयों को फ्रेंड्स, उन्होंने के बोले कि आज हम मुगल को जानते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे सामने ये परोसा जाता है हर तरह से कि मुगल मुगल मुगल, मुगल के सामने ये लड़े, मुगल के सामने वो लड़े। तो बार बार वो चीज़ दोहराई जाती है, तो हम मुगल को इधर बिठाए रखे हैं। लेकिन इन सब वीरों की जो गाथाएँ है वो हमारे सामने दोहराई नहीं जाती। तो इसके कारण हम इन वीरों को नहीं जानते हैं फ्रेंड्स। तो ये वाकई में मैं तो जब भी इस टाइप का वीडियो देखती हूँ, तब इस लेवल का वीडियो तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है फ्रेंड्स। वैसे मैं जब देखती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हमारे लेजेंडों के साथ, हमारे वीरों के साथ फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, जो बात मैं हर वीडियो में बोलती हूँ फ्रेंड्स। और वाकई में ये नदर लेवल का वीडियो है, अलग ही लेवल का वीडियो है फ्रेंड्स। तो मज़ा आएगा इसका सेकंड पार्ट। आई थिंक इसमें 3 पार्ट तो बनेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ जो मेरी भी भड़ास है, ये लोगों के जो गलत इतिहास परोसते गए हैं, और केवल मुगल ये, और ये बोलते हैं कि हम लोग गुलाम थे। भाई, हम लोग गुलाम, वीडियो इनके माध्यम से तो हम कभी गुलाम रहे ही नहीं हैं। और अगर हम गुलाम एक दिन भी हो जाते, वीडियो के इस ओमेंद्र रत्नू जी की माध्यम से मैं बोल रही हूँ, तो आज हम बचे नहीं होते जो हम अभी है। वाकई में मेरा माथा घूम गया, लेकिन वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो 3 पार्ट में बनेगी फ्रेंड्स, क्योंकि संग संग मैं भी मेरी भड़ास इसमें निकालूंगी ना, क्योंकि गुस्सा आता है ना फ्रेंड्स। ऐसे हमारे लेजेंडों के बारे में हम नहीं जानते, और जितना हम जानेंगे वही तो हम आगे की पीढ़ी को बताएंगे ना। आज मैं मेरे बच्चे को क्या बताऊंगी? मैंने मेरे बच्चे को तो यही बता रखा है कि महाराणा प्रताप जी फ्रेंड्स, इनको तो हमारे सामने इसी हिसाब से पेश किए गए थे। और आज मैं ये वीडियो को देख के मैं गौर कर रही हूँ, मेरी बात पे मैं गौर कर रही हूँ कि तो गलत है। हमें भी ये सोचती हूँ, घास की रोटियाँ खाई, जंगल जंगल घूमे, जो मखमल पे चलने वाले कांटों पे चले। अगर वो इतने कमज़ोर थे तो अकबर कब का उनको, अकबर के सामने कब के वो हार गए होते फ्रेंड्स। लेकिन उनको मुगल हरा ही नहीं पाया, तो वो इतने तो दिनहीन रहे नहीं होंगे, इतने तो कमज़ोर रहे नहीं होंगे फ्रेंड्स। ये गौर करने वाली बात है फ्रेंड्स। तो अब जैसे जैसे हम वीडियो देखेंगे तब तक हमको पता चलेगा फ्रेंड्स। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पूरी जरूर देखना और लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं फ्रेंड्स, इसी के ही सेकंड पार्ट में मिलेंगे फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।